नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दंगल का। चीन के साथ भारत की तनातनी तो अभी जारी है, लेकिन भारत के कड़े तेवर अब असर दिखा रहे हैं। कल भारत चीन की सेनाओं के कोर कमांडरों की बातचीत में चीन एलएसी पर तनाव कम करने के लिए राजी हुआ है। इस बैठक में भारत ने बेहद सख्त अंदाज दिखाया और साफ कहा कि शांति दोनों तरफ के प्रयासों से ही मुमकिन है। उधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में हैं, जहां S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जल्दी मुहैया कराने समेत अन्य अहम रक्षा सौदों पर बातचीत चल रही है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन को RIC की बैठक में एक दूसरे के हितों का सम्मान करने का पाठ इशारों में समझा दिया। और इस सब के बीच भारत की सैनिक तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं और रूस ने चीन के साथ चल रहे मौजूदा तनाव के बीच UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन भी कर दिया है। हालांकि रूस ने यह जरूर कहा है कि मौजूदा तनाव के मद्देनजर भारत और चीन मामले को सुलझा लेने में सक्षम मुल्क हैं। दोनों अपना मामला खुद सुलझा सकते हैं, लेकिन UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के समर्थन को एक पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। और सबके बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 2 दिन के लेह दौरे पर हैं, जहां वो भारत की सैनिक तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। उन्होंने गलवान के घायलों से मुलाकात भी की है। कुल मिलाकर भारत यह संकेत दे रहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन चीन के सामने किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आपको लेकर चलेंगे लद्दाख भी। ग्राउंड रिपोर्ट वहां से देंगी मेरी सहयोगी श्वेता सिंह और बताएंगे कौन कौन से मेहमान आज दंगल में हमारे साथ हैं। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। ये साधारण तस्वीरें नहीं है। भारत की थल सेना का जनरल अपने उन वीरों का हालचाल लेने पहुंचा है जिन्होंने चीन के धोखे से सीधा मोर्चा लिया था। जनरल MM नरवणे लेह के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे। LAC पर मौजूदा तनाव पर सैन्य रणनीति को धार देना उनका मकसद है। वैसे LAC पर सैन्य तैयारियों के बीच भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच सोमवार को हुई बातचीत में चीन के तेवर ढीले पड़ने के संकेत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की चीन के मेजर जनरल लाओ लिन से 11 घंटों की मुलाकात में तय हुआ कि पूर्वी लद्दाख के सभी तनातनी वाले इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे जाएंगी। दोनों सेनाएं सैनिकों और हथियारों के पीछे जाने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगी। बैठक में भारत की ओर से साफ कहा गया कि चीन को 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी। भारत अपनी सड़क निर्माण की गतिविधियां नहीं रोकेगा। शांति 2 तरफा कोशिश से संभव है। भारत के कड़े सैन्य तेवरों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में हैं। राजनाथ के इस दौरे से भारत का लक्ष्य है कि भारत को रूस से S-400 सिस्टम जल्दी मिल जाए। भारत यह भी चाहता है कि 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 उसे जल्द से जल्द मिल जाए। भारत रूस से इस बात का सहयोग भी चाहता है कि उसे जरूरत पड़ने पर तुरंत लड़ाकू विमानों और टैंकों के पुर्जे तत्काल सप्लाई किए जाएं। रूस के भारत और चीन दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं, इसीलिए राजनाथ के दौरे की अहमियत बढ़ गई है। उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से गलवान घटना के बाद पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रूबरू हुए। RIC की बैठक में जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानना, सहयोगियों के हितों को समझना और बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना विश्व व्यवस्था के लिए जरूरी है। RIC की बैठक में द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठते, लेकिन विदेश मंत्री के ये शब्द चीन के लिए बड़े संकेत हैं। लेह से श्वेता सिंह और दिल्ली से गीता मोहन के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक। तो आपको बता दें, दंगल में आज हमारे साथ 2 गौरव हैं। गौरव भाटिया BJP का पक्ष रखेंगे, गौरव बल्लभ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अशोक सज्जनहार हमारे साथ हैं, वो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सुशांत सरीन हमारे साथ हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं, सीनियर फेलो हैं ORF के। आप सबका स्वागत है दंगल में। लेकिन आपसे बातचीत शुरू करें उसके पहले एक बार ग्राउंड जीरो आपको लेकर चलते हैं। लद्दाख में हमारे साथ श्वेता सिंह इस वक्त मेरी सहयोगी मौजूद हैं, जो लगातार वहां से आपको अपडेट्स दे रही हैं। श्वेता सिंह, आर्मी चीफ लद्दाख और लेह के दौरे पर पहुंचे हैं। एक तरफ जहां चीन में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग तस्वीरें डाल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अपने सैनिकों के शव तो दिखा देते, उनकी अस्थियों को डब्बे में बंद करके चोरी छुपे लेके जा रहे हो। भारत के सेना प्रमुख का घायल सैनिकों से अस्पताल में मिलने जाना
और उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आना, यह क्या संदेश देता है? ये संदेश देता है कि हिंदुस्तान को अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं होती है। हमने अगर अपने जवानों को के बलिदान को देखा था तो ये वही जवान थे जिन्होंने चीनियों को सामने किसी गत का नहीं छोड़ा। 16 की तो उसी समय ऑन द स्पॉट जान चली गई थी और बाकी जितने घायल थे जाने उस तरफ क्या हुआ कि आज चीन की सोशल मीडिया में इस तरह की चीख पुकार हमें देखने को मिल रही है। आज अगर हम जनरल नरवणे की वो तस्वीरें देख रहे हैं रोहित, चूंकि वो अस्पताल का, मिलिट्री हॉस्पिटल का इलाका, कोरोना का समय है, इसीलिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मीडिया के कैमरे वहां पर नहीं, इसीलिए जो सेना की तरफ से एक कैमरा पर्सन को रखा गया, लेकिन तस्वीरें बाहर लाई गई। आप उस संक्रमण का खतरा उन सैनिकों पर जो कि इस समय घायल है नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन वो तस्वीरें लाई गई ये बताने के लिए कि ये देखिए, यही है हमारे वो वीर सैनिक जो लड़ रहे थे वहां पर, लड़ते लड़ते इस तरह से घायल हुए हैं, लेकिन मां भारती का 1 इंच जमीन सामने दुश्मन को उस पर कदम नहीं रखने दिया है। एलएसी को लेकर जो भी विवाद चल रहा है उसमें उस ग्रे एरिया को लेकर विवाद चल रहा है, बार बार जमीन को लेकर एक रस्साकशी देश में शुरू हो जाती है, लेकिन हमारे जवान इतने कमजोर नहीं हैं कि वो अपनी जमीन जरा सी भी अपने दुश्मन को लेने दे। वो वहां पर डटे हैं। चीन आगे बढ़ता है तो वो उसे पीछे हटाने की कोशिश करते हैं और एलएसी के सामने की टकराव की पूरी तस्वीरें जिसमें शौर्य की गाथा, उन तस्वीरों में रोहित। श्वेता, जो खबर आ रही है लगातार वो ये कि दोनों देशों के बीच सैनिक स्तर की बातचीत में एक हद तक सहमति बन गई है कि डिसएंगेजमेंट दोनों तरफ से किया जाए। इसका मतलब क्या है और क्या कोई टाइमलाइन जैसी चीज अगर तय हुई है या होगी तो वो सार्वजनिक की जाएगी? टाइमलाइन सार्वजनिक की जाएगी लेकिन अभी तय नहीं है रोहित। जब 6 तारीख को यह बैठक हुई थी जिसके 9 दिन बाद गलवान की घटना हो गई, इसीलिए भारत इस समय एक टाइमलाइन मांग रहा है चीन से कि आप सहमति तो कर रहे हैं कि ये डिसएंगेजमेंट होगा, यानी कि अभी जो लॉक्ड इन बैटल एक तरह से नजर आता है कि आंखों में आंखें डालकर डटकर अपनी जगह पर भारतीय सेना खड़ी है और चीन डिसमेंटल नहीं करना चाहता है वो विवादित पोस्ट जो उसने रातों रात खड़े करने का प्रयास किया, जिसे लेकर यह गतिरोध और हिंसात्मक टकराव देखा गया दोनों देशों के सैनिकों के बीच। तो भारत ने इस बार साफ तौर पर कहा सबसे पहले आप डिसएंगेजमेंट कीजिए। चीन ने पिछली बैठक में भी कहा था हां हम करेंगे डिसएंगेज, लेकिन डिसएंगेजमेंट के आगे वो डिसमेंटलिंग उन्होंने नहीं की थी। इसीलिए भारत ने इस बार कहा कि आप डिसएंगेज कीजिए, आप पीछे हटते हुए हमें टाइमलाइन दीजिए कि आप कब तक पूरी तरीके से अपनी सेना को वहां से हटाएंगे। चीन ने अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन रोहित, अभी तक जो अंदर से जानकारी जो सूत्रों के हवाले से हमारे सामने आ रही है वो यही है कि चीन पिछली बार से ज्यादा सकारात्मक दिख रहा है। अब पता नहीं वो हमारी सैन्य ताकत का दबाव उस पर पड़ रहा है या उसे समझ में आ रहा है कि दुनिया को उसकी गलतियां दिख रही हैं। एक आखिरी सवाल श्वेता, आप भी लगातार देख रही होंगी चीन के ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बार बार एक के बाद एक जिस तरीके के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि हमारे सैनिक तो सोते में भी बंदूक नहीं छोड़ते हैं, देखिए पकड़े रहते हैं, ऐसा वीडियो ट्वीट करना, या यह कहना कि भारत की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार यह समझ ले कि चीन उसके दबाव में आने वाला नहीं है। अगर दबाव में नहीं है तो बार बार उसकी नारेबाजी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये अपने आप में बहुत कुछ कह दे रहा है। भारत अपनी तरफ से कोई भी प्रोपेगेंडा वीडियो जारी नहीं कर रहा है रोहित, और हम बताएं आपको कि हम पूरी तरीके से इसमें कोशिश करते हैं कि भले ही यहाँ पर फ्लाइट्स भारतीय वायुसेना की हो, लेकिन हम रियल टाइम उसे कभी नहीं दिखाते हैं। जबकि अगर प्रोपेगेंडा का प्रयास होता है रोहित, तो हम लाइव में आपको वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हमारी सॉर्टीज लग रही हैं और किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन भारत कभी भी ऐसी उकसावे वाली चीजें करता नहीं है। चीन की तरफ से अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसे भी मालूम है कि कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की ताकत है। और ये तो छोटे से छोटे वीडियोस में हम देख ले रहे हैं रोहित कि चीन किस तरह से भारतीय सैनिकों की ताकत, जो कि गुत्थम गुत्था में भी उतने अच्छे से ट्रेंड होते हैं जितने की हथियार, और जहां तक चीन हथियार लेकर सोने की बात कर रहा है तो हमारे जो सैनिक बैठते हैं एम्बुश में या फिर एलएसी पर भी जो बंदूक की सिर्फ नली जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट करती है, या फिर सियाचिन में जब अपने उस भयंकर ठंड में सोते हैं वो भी अपने वेपन्स को लेकर सोते हैं। कोई भी सैनिक सोते हुए ही सही अगर ड्यूटी पर है, अगर 24 घंटे, अगर मान लीजिए 6 महीने उनकी डिप्लॉयमेंट है एक जगह पर, तो वो सो भी रहे हैं तो अपनी वर्दी और अपनी बंदूक के साथ इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस। और एलएसी पर तो ये बिल्कुल हो रहा है। भारत को प्रोपेगेट करने की जरूरत नहीं है, चीन को शायद जरूरत हो इस प्रोपेगेंडा। आखिरी चीज और बता दीजिए इससे पहले हम बहस पर जाएं श्वेता, मौजूदा स्थिति वहां एलएसी पर क्या है आपकी जानकारी के मुताबिक? क्या अभी भी तलवारें खिंची हैं, बंदूकें तनी हैं एक दूसरे पर, या हालात थोड़े से नरम पड़े?
रोहित देखिए, जैसे अभी तक मेजर जनरल की बातचीत हो रही थी आपस में, जो कि कल कोर कमांडर स्तर की बातचीत, भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी तरफ से जो कि कोर उनके नीचे आता है, अधीन आता है, तो मेजर जनरल वहां से। लेकिन बता रहे हैं कि कल की बातचीत के बाद और आज जनरल नरवणे के दौरे के बाद स्थितियां बेहतर होंगी। चीन ने अपनी तरफ से जिस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में डालनी शुरू की हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। दुनिया में यूएनएससी को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। और उन सारी चीजों को देखते हुए हम इतना कह सकते हैं कि तनाव है, हाँ है। वो इसीलिए है क्योंकि ग्राउंड का जो सैनिक है वो तब तक अपने आप को रिलैक्स नहीं कर सकता है या टेंशन को डिफ्यूज होने की बात नहीं कह सकता है जब तक कि फाइनल ना हो जाए, चीन इस टाइमलाइन की बात ना कर ले। पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी दोनों जगह पर इस तरह की तनाव की स्थिति है, क्योंकि पैंगोंग त्सो पर तो चीन अपने सैनिकों की संख्या को कम से कम परसों तक बढ़ा रहा था रोहित, इसीलिए तनाव तो है, लेकिन उम्मीद अब काफी ज्यादा है कि चीजें जल्दी डिफ्यूज करेंगी यहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता सिंह, फिलहाल वहां से जानकारी देने के लिए। लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्ट श्वेता सिंह दिखा रही हैं, तस्वीर उन्होंने दिखाई। सेना प्रमुख पहुंचे हैं भारतीय सेना के और उन सैनिकों से मिल रहे हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर गलवान घाटी में उस रात चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया, और अब जिनकी वजह से चीन लगातार दबाव में है, क्योंकि कदम पीछे खींचने पर अब बात बन रही है। गौरव भाटिया और गौरव बल्लभ, आप दोनों को लाते हुए, और साथ में अशोक सज्जनहार जी और साथ सुशांत सरीन, चारों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया, लगातार आप एक बात कहते रहे कि कोई तनाव ही नहीं है, लगातार आप एक बात कहते रहे कि हमारी 1 इंच जमीन पर चीनी आ नहीं सके, वो कब्जा नहीं कर सके। अब ये भी कह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है और इस बात पर सहमति बन गई कि आपको पीछे हटना पड़ेगा। ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं सर। गौरव जी, भाटिया जी। रोहित जी, देखिए, सबसे पहले तो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 बड़ी बातें कही। पहले उन्होंने कहा कि जो भारत की भूमि है 1-1 इंच सुरक्षित है और हमारी वीर सेना उसकी सुरक्षा कर रही है। और दूसरी बात ये कही कि हमारी वीर सेना को खुला हाथ दे दिया है। उसके बाद आपने देखा प्रोटोकॉल बदलते हुए ये तक कह दिया गया है कि सेना जो भी उचित समझेगी वो कदम उठाएगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बार बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिनको मैं 50 साल का अपरिपक्व बालक बुलाता हूं, अपनी अपरिपक्वता का पूरा खुलासा कर रहे हैं। उनके 3 दिन के ट्वीट आप देखिए, बार बार कहते हैं रोहित जी जमीन हड़प ली गई, जमीन हड़प ली गई। आज भी उन्होंने ट्वीट किया जमीन हड़प ली गई। मैं कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी जब बोले खाता ना बही, देश का प्रधानमंत्री और देश की सेना जो कहे वही सही, तो बात क्यों कहते हैं कि हड़प ली गई? क्या राहुल गांधी को विश्वास नहीं है सेना पे, प्रधानमंत्री पे, सरकार पे? और अगर नहीं है तो खुद चले जाए वहां पे, टीले पे बैठे, देखें कि कैसे मजबूती से हमारी सेना मुकाबला कर रही है। आज मीटिंग हुई कांग्रेस की CWC की, उसमें क्या बात सामने आई? उन्होंने कहा कि दुखद घटनाएं अकेले नहीं आती हैं। अरे जो देश से गद्दारी करते हैं वो भी अकेले नहीं आते हैं। तिकड़ी है एक परिवार की और वो तिकड़ी लगी है कि हमारे देश को अंदर से कमजोर करे। और मैं समझता हूं कि आपका चैनल दिखा रहा है किस तरह से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां पे बैठक कर रहे हैं महत्वपूर्ण, और कितनी सुखद जो है खबरें आ रही हैं। सबसे पहले चीन को कह दिया गया है स्टेटस को एंटी करे, जो पहले 5 मई का था। अब आपने मुझसे सवाल किया कि वहां क्या है, तो देखिए कब्जा होना में और घुसपैठ होने में फर्क होता है। ये बॉर्डर जो 70 साल तक नहीं डिसाइड हुआ कि बॉर्डर और लाइन कहाँ है, अगर ये पहले डिफाइन हो जाती तो शायद ये परेशानी नहीं आती। दूसरा, किस तरह से हमने मिग और सुखोई की बात करी है जो हमारी वायुसेना को मजबूत बनाएगा। आगे भी कदम उठाते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है देश के प्रधानमंत्री और सेना पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी का विश्वास क्यों नहीं? ठीक है गौरव बल्लभ, बोलिए क्यों आपको सेना और प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है, तब जबकि आपके देश के रक्षा मंत्री इस वक्त रूस में हैं, वहां पर लगातार चर्चा चल रही है। इस बात को लेकर दुनिया भर को एक संकेत जा रहा है कि यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए रूस आपका समर्थन कर रहा है, तब जबकि आपके और चीन के बीच में तनाव है। जी रोहित जी, 2 जून को रक्षा मंत्री जी बयान देते हैं कि अच्छी खासी संख्या में चीनी सैनिक घुस आए। तो कहां शांघाई में घुसे थे कि भारत माता की भूमि में घुसे थे?
17 जून को विदेश मंत्री जी बयान देते हैं, आवर साइड ऑफ LAC, मतलब हमारी साइड में चीनी सैनिक घुस गए, उन्होंने साफ बोला। 19 जून को प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा है ना घुसेगा। 20 जून को उनका स्पष्टीकरण आ जाता है, भाई साहब सिर्फ 15 जून की मैं बात कर रहा था और की मेरी गारंटी नहीं है। और अब कमांडर लेवल की जब कल बैठक हुई है, वहां स्पष्ट रूप से कह दिया गया है 5 मई के पहले की स्थिति को बनाया जाए। तो वही तो हम भी कह रही हैं। इसका मतलब आप जो भी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी जो भी बोल रहे थे, 50 दिन तक देश के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे थे और असत्य बोल रहे थे। दूसरी बात रोहित जी, मॉस्को ने आज पहली बार यह बोला कि भारत और चीन का विवाद वो अपने आप सुलझाए। अमेरिका क्या बोलता है? और वही अमेरिका है जिसके राष्ट्रपति के लिए हमने फरवरी माह में 3 करोड़ 70 लाख के फूल बरसाए, 100 करोड़ रुपए लगा के गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में उनका भाषण करवाया, यमुना जी में करोड़ों लीटर पानी छोड़ के उनके लिए उनकी दुर्गंध को मिटाई, दीवारों को बड़ी करके गुजरात के मेहनती लोगों को उनसे छुपाया। और अमेरिका ने हमको क्या दिया जी? आपको ताज्जुब होगा, अमेरिका ने अहमदाबाद को कोरोना का हॉट स्पॉट बनवा दिया। HCQ दवाई नहीं दी तो रिटेलिएट जैसे शब्द हमारे लिए उपयोग में किए। आज H1B वीजा को कैंसिल करने की बात करी और चीन की गुस्ताखी पर मौन व्रत दही जमा हुआ अमेरिका के मुंह में। रूस बोल रहा है अपने आप निपटाओ, अमेरिका कुछ बोलता नहीं है, दूसरे बड़े देश है कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये इनकी कूटनीति है। और बार बार ये यहाँ आके गांधी जी, ये राहुल गांधी जी, अरे भैया चीन कितना गुस्सा है, उसको कैसे बाहर निकालोगे ये बताओ मेरे अपरिपक्व बालक। आप अपरिपक्व हो, आपसे पूछा कुछ जाता है, जवाब कुछ देते हो। और मैं आपको एक लास्ट वाक्य बोल के खत्म करूंगा। सितंबर 2013 में भाजपा के नेता तो जब चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने थी तो वहां चले गए, वहां देखने चले गए। ये इनकी अपरिपक्वता है। भगत सिंह जी कोश्यारी जो महाराष्ट्र के आज गवर्नर हैं, उनके चेयरमैनशिप में, उनकी अध्यक्षता में एक दल भेज दिया नितिन गडकरी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने। उसको अपरिपक्वता कहते हैं मेरे दोस्त। अपरिपक्वता ये नहीं होती। एक सवाल मैं एक सवाल पहले अशोक जी से और सुशांत जी से लेना चाहता हूं। गौरव भाटिया, थोड़ा सा रुकते हुए जरा उन दोनों से इस चीज को समझ लिया जाए। सुशांत सरीन, क्या चीन ने हड़प ली है भारत की जमीन? हमको यह मान लेना चाहिए कि भारत का हिस्सा वो चला गया जिस पे चीन की सेना इस समय दिखती है सैटेलाइट तस्वीरों में? जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है? मुझे तो समझ नहीं आता राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, लेकिन देखिए 3-4 एरियाज में इश्यूज हैं। पहली बात तो ये समझने की है कि जब ये बोला जाता है कि फौजें आमने सामने खड़ी हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि फौजें आपके टेरिटरी के अंदर घुस आई हैं। एक तरीके से देखा जाए तो चीन तो भारत की सीमा के अंदर पिछले 50 साल से है, 60 साल से है। जब से उन्होंने अक्साई चेन के ऊपर कब्जा किया था तो एक लिहाज से तो भारत की सीमा के अंदर घुसे हुए हैं और वहां पर अपना जमावड़ा बना के रखा हुआ है। लेकिन जो हाल फिलहाल के हालात हैं उसमें अगर देखा जाए तो जब ये बोला जाता है कि सेनाएं आमने सामने हैं या सेनाएं पीछे हट रही हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जमीन छोड़ के हट रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जब भी दो सेनाएं बिल्कुल आमने सामने आ जाती हैं तो खतरा बहुत होता है कि वो चीज काबू से बाहर हो जाए और जंग हो जाए। तभी आप देखेंगे चाहे वो पश्चिमी सीमा हो चाहे वो पूर्वी सीमा हो, पश्चिमी सीमा में भी जो सेनाएं हैं वो कुछ किलोमीटर दूर रहती हैं सीमाओं से, और जब मोबिलाइजेशन होती है वो बिल्कुल सीमाओं पे आ जाती है तो जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वहां पर ये एक लिहाज से एक बफर रखा जाता है। ठीक वही चीज की बात चीन की सीमा पर भी अभी हो रही है। दूसरी चीज ये है कि 3 एरियाज हैं। एक तो गलवान घाटी है, मेरे ख्याल वहां पर तो कोई विवाद नहीं है। जो चीनियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी या जो उन्होंने अंदर आने की कोशिश की थी वो तो खदेड़ दिया गया बिहार रेजिमेंट द्वारा, और जो बाकी उनके साथ यूनिट्स थे उनकी कोशिश से। दूसरी जो प्रॉब्लम है, जो ज्यादा बड़ी अभी प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो पैंगोंग सो लेक जो है, जो झील है उसके वहां पर है। वहां पर लेकिन मुद्दा ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पर जाती है। गलवान घाटी में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर विवाद नहीं है। वैसे तो अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कुछ है ही नहीं एक लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन जिसको भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जाता है चीन के द्वारा और भारत भी उसको मानता है,
गलवान घाटी में वहां पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ज्यादा है पैंगोंग में, जहां पर हम लोग एक जगह मानते हैं कि यहां पर वो फिंगर 8 की जो बात होती है कि LAC वहां से जाता है, चीनी जो है वो फिंगर 2 की बात करते हैं, लेकिन फिंगर 4 पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग 8 तक गश्त करते थे, और चीनी जो है वो सिरिजाप से लेकर फिंगर 4 तक गश्त करते थे, और कई बारी भिड़ंत हो जाती थी, कभी वो सुखद होती थी, कभी वो एक लिहाज से वहां पर क्लैश हो जाता था। लेकिन अभी जो हुआ है कि चीनी जो फिंगर 4 तक आए हैं उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश की है, यानी कि जो यथास्थिति थी उसको बदल दिया गया है, और भारत ये बोल रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, ये जो आपने यथास्थिति बदली है इसको आप हटाइए। सुशांत जी, अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, पुरानी वाली एक चीज मैं समझना चाहता हूं सुशांत जी, एक बारी आपने, मुझे यकीन है वो मैप्स देखे होंगे जो आज तक ने लगातार दिखाए हैं, जिसमें पैंगोंग लेक के आसपास क्या हो रहा है, फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में क्या हो रहा है, उसकी स्थिति क्या है, आज तक ने लगातार दिखाया, जिसको लेके एक पक्ष ये कह रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि देख लीजिए जमीन हड़प ली चीन ने, और उसी की व्याख्या अभी आपने भी की है और रोज हो रही है उसकी व्याख्या, तो कंफ्यूजन कहां है फिर? नहीं, कंफ्यूजन, देखिए कंफ्यूजन ये है कि वहां पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल कहां से जाती है वो डिसाइडेड नहीं था। भारत का एक क्लेम है, चीन का दूसरा क्लेम है। बहुत सारे एरियाज में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर एक लिहाज की सहमति है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इस पर्टिकुलर एरिया से जाती है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि गलवान घाटी में जो लाइन ऑफ कंट्रोल कहां से जाती है वहां पर दोनों की सहमति है, लेकिन पैंगोंग वाले एरिया में वहां सहमति नहीं है। तो जहां पर चीनी आए हैं वो अपनी क्लेम, जहां पर वो क्लेम कर रहे हैं वो उस एरिया में आए हैं, लेकिन भारत को वो स्वीकार्य नहीं है। तो हाँ, आप ये एक लिहाज से कह सकते हैं कि चीनी यहां तक आ गए हैं और वो भारत की जमीन में आ गए हैं। चीनी ये कहते हैं कि नहीं, ये तो हम पहले से ही मानते थे कि हमारा एरिया है, इसलिए हम अपने एरिया में आए। वही वहां पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ है और उसको मेरे ख्याल कोई नकार नहीं सकता। ओके, अशोक सज्जनहार जी, जल्दी से, जब भारत के रक्षा मंत्री इस समय रूस में हैं, वहां पर बातचीत चल रही है, वहां पर भारत की तरफ से एक अंतरराष्ट्रीय जगत को मैसेज है जो हथियार के सौदे भारत वहां पर करने वाला है, क्या उसका असर चीन पर पड़ता है? मेरे ख्याल से पहली चीज, ये केवल सौदे जो हो रहे हैं वही कोई एक संदेश नहीं है जी। मेरे ख्याल से इससे एक बहुत बड़ा संदेश है जो भारत और रूस की मैत्री जो है बहुत ही गहरी है, बहुत ही डीप रूटेड है, और ये वाला मेरे विचार से मैसेज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपने कहा मिग के बारे में और जो सुखोई के बारे में और आपकी जो S-400, मैं उनकी इंपॉर्टेंस को कम नहीं करना चाहता हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण सौदे हैं। और इस मौके पर जब भारत और चीन के बीच में ऐसी मुठभेड़ हुई है और दोनों आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन सा किए हुए हैं, उस समय रूस का यह कहना जो बिल्कुल तत्परता से जो कुछ भारत को चाहिए वो उसको सप्लाई करेगा, मेरे ख्याल से एक ये बहुत अच्छा बड़ा संदेश जाता है पूरी दुनिया के लिए। दूसरा, आपने ये प्रश्न पूछा नहीं मुझसे रोहित, पर मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, हमेशा से रूस ही कहता रहा है जो भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए, परमानेंट सदस्यता मिलनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। चीन ही है जो कि रोड़े अटकाता है। अब चीन के सामने अगर रूस ये कहता है जो हम पूरी तरीके से सहमत हैं और पूरी तरीके से इसको सपोर्ट करते हैं भारत की सदस्यता को, तो मेरे विचार से मैसेज इसका एक और भी है। आखिरी बात जो मैं कहूंगा, छोटी सी बात, आप मुझे समय दीजिएगा, जो आप पहले बात कर रहे थे, देखिए उसको नजरिए की बात है। वहां पर हम अप टू फिंगर 8 पेट्रोलिंग करते थे, तो वहां पर हमारा कोई पोस्ट वगैरह नहीं है, वहां पर हमारा कोई परमानेंट प्रेजेंस नहीं है। जो चीनी लोग हैं वो कहते हैं फिंगर 2 तक हमारे वो उनका LAC आता है जी। मतलब आप ये समझ सकते हैं क्योंकि फिंगर 2 से लेकर फिंगर 4 तक भारत है, तो चीन कह सकता है जो भारत चीन की धरती को उसने कब्जा किया हुआ है, क्योंकि हमारी जो LAC है, हमारी तरफ से जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो क्षेत्र है वो फिंगर 2 तक जाता है, परंतु भारत 4 फिंगर पर बैठा हुआ है, मतलब हमारी जमीन पर वो बैठा हुआ है, हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से देखिए नजरिए की बात है
जैसा मैंने कल भी आपके शो में कहा था, देखिए बात ये हुई थी, प्रश्न उठाया गया था, इसका जवाब दे दिया गया है, सबको बात समझ आ गई है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। चीन हमारा दुश्मन है, भारत के अंदर हमको यूनिटी बनाकर सर, ये देश नारा लगाता रहा हिंदी चीनी भाई भाई। ये देश अभी 5 साल के भीतर भी कितनी दफे कह चुका है कि चीन के साथ हमारे संबंध बड़े पुराने हैं, हमारी संस्कृति एक सी है, और आज अचानक चीन से नाराजगी होती है तो हम रूस में अपना दोस्त, अपना भाई, अपना संबंधी तलाशने लगते हैं। क्या रूस दुकानदारी के लिहाज से दुनिया को नहीं देखता? अगर चीन देखता है तो क्या रूस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा जैसा चीन के साथ हो रहा है फिर रूस के साथ होने लगे कुछ दिन बाद? देखिए, अपने जो हमें हित हैं वो तो हमको अपने आप सुरक्षित करने पड़ेंगे रोहित। अब रूस भी है, रूस के चीन के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, रूस के पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध हैं, परंतु हम देखेंगे जो किस किस क्षेत्र में हम रूस के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, उसके साथ सहयोग कर सकते हैं, करते रहेंगे। चीन के साथ भी ऐसा ही है। देखिए, किसी ने मेरे विचार से तो पिछले 6, 8, 10 साल में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा अपने यहां से नहीं लगाया है। हमने यही कहा है, चीन हमारा स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी है, परंतु क्योंकि हमारा पड़ोसी है जिसके साथ हमारी 3500 किलोमीटर की हमारी सीमा है, तो हमारे उसके साथ एकोमोडेशन भी है, कोऑपरेशन भी है और कंपटीशन भी है। तो हम सतर्क रहेंगे अपने हितों को, चाहे वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो, हम डटकर खड़े रहेंगे, उसका अपोज करेंगे। चाहे ये आपका डोकलाम में हो, उसमें आप खड़े रहेंगे। जब चीन वहां से आंखें दिखाता है, पैतरे दिखाता है, तो हमारे 2 एमपीज हैं, वो ताइवान के प्रेसिडेंट का जब इनॉग्रेशन होता है तो उसमें वर्चुअल तरीके से वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, चीन को ऐसा नहीं है हिंदी चीनी भाई भाई। मैं आपसे इससे थोड़ा सा वो मुख्तलिफ कहूंगा, जो किसी ने पिछले 10 साल में हिंदी चीनी भाई भाई का ये नारा नहीं लगाया, वो 1950-60 की बात थी। उसके बाद 1962 के हमारे तजुर्बे के बाद इसको एकदम दरकिनार कर दिया गया है। भारत अपने हितों के लिए कैसे उसकी रक्षा की जाए। सर, एक छोटा सा और जो गौरव वल्लभ ने छुआ था, और वो उनका बड़ा आरोप है कि ना तो इस समय रूस साथ में खड़ा है आपके, जो आप अभी बता रहे थे, और ना ही अमेरिका ने कहीं आपको सपोर्ट किया है इस पूरे प्रकरण में। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी बात सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। देखिए, आप माइक पोम्पियो की, अब देखिए आप हर चीज क्यों चाहते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप बोले आपके फेवर में। माइक पोम्पियो हैं, वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बयान दिया है, जो हम भारत के साथ खड़े हैं, ये चीन का अग्रेशन है। वहां की एक सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्लोमैट हैं, एलिस वेल्स हैं, उन्होंने कहा है जो ये चीन की विस्तारवादी नीति है। तो मेरे विचार से चाहे वहां से हो, चाहे फ्रांस से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, पूरी तरीके से लोग भारत जो देश है भारत के साथ खड़े हैं। चीन इस मामले में और मामलों में, क्योंकि वो बहुत ही अग्रेसिव हो गया है, साउथ चाइना सी में अग्रेसिव हुआ है, ईस्ट चाइना सी में, ताइवान के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध, सब जगह से चीन एकदम उस तरीके से अलग पड़ गया है, आइसोलेटेड है। ओके, फटाफट दोनों गौरव आपसे एक एक करके कमेंट। गौरव भाटिया, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे थे? गौरव वल्लभ के कमेंट से आप नाराज थे उस समय काफी, फिर आ रहा हूं गौरव वल्लभ आपके पास। गौरव वल्लभ जी तो वही बोलेंगे जो राहुल गांधी और उनकी पार्टी बोलेगी, वो प्रवक्ता है, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं। लेकिन आज पूरा देश ही कांग्रेस पार्टी से नाराज है। यहां तक मनमोहन सिंह जी जो भीष्म पितामह की तरह है, आज वो जानते हैं पार्टी का दुर्योधन कौन है, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी है, साथ खड़ा होना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे बात हो रही थी फिंगर 4, फिंगर 8, ये सब बातें कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी तो कम से कम ऐसे आरोप भी नहीं लगा पाते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सुरेंद्र मोदी या सरेंडर मोदी। हो सकता है सरेंडर के स्पेलिंग ना पता हो, सुरेंद्र लिख दिया हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो राहुल गांधी समझते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर देगा, समर्पण कर देगा, तो इसका मतलब क्या है? देश ने समर्पण कर दिया। क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं हमारी जमीन हड़प? राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, छिपा हुआ है, बाहर निकलो। तो मैं इतना ही कहता हूं, भारत का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, देश का प्रधानमंत्री है ना, वो कभी डरा है। गौरव जी, यही बातें तो आपकी पार्टी करती थी 2013 में। आपके ट्वीट्स निकाल के देख लीजिए, उन्होंने तो जिक्र किया अभी आपके सामने कि आपकी पार्टी ने तो प्रतिनिधिमंडल भेज दिया था कि हम सरकार पे यकीन नहीं करते, हम अपना टीम भेजेंगे, अपनी जांच कराएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है बॉर्डर पे। हाँ, मैं बता देता हूँ। जब आप जो बात कर रहे हैं 2013 में यहाँ पेट्रोलिंग पॉइंट पे लड़ रहे हैं, भारत की भूमि, भारत माता की जो भूमि है, उसको चीन ने कब्जा कर लिया। 38,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर
1962 में। 2008 में चुमुर एरिया है, 250 किलोमीटर की लंबाई का क्षेत्र चीन ने कब्जा किया। 2009 में धूमचेली ये एरिया है, और 2013 में 640 स्क्वायर किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख टेरिटरी। अब मैं पूछता हूं कि कब्जा हो गया और मौन रहे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात है, चीन से हम निपट लेंगे। आप देखिएगा, रूस हमारे साथ खड़ा है। S-400 सिस्टम जो है वो रूस का है। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर जो वहां गश्त लगा रहे हैं वो अमेरिका ने दिए हैं। लेकिन जो घर के भेदी हैं, जो घर के अंदर दीमक की तरह हमारे देश को खा रहे हैं, उनसे निपटना ज्यादा जरूरी है। ये बात। दूसरी एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, एक CPC का अग्रीमेंट हुआ, पार्टी टू पार्टी अग्रीमेंट। आप देखिए, ये तो रोज उठ रहा है ना ये मामला। कांग्रेस के प्रवक्ता देश को ये बताएंगे कि वो भारत की भूमि से बंधे हैं या इस अग्रीमेंट से बंधे हैं। कि सोनिया गांधी जी ने एक बार भी चीन की निंदा नहीं करी, उनकी आलोचना नहीं करी, और ये 50 साल के अपरिपक्व प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना। फिर समय कम होता है। गौरव वल्लभ, जवाब दीजिए फटाफट से जो सवाल उन्होंने उठाया। वो कह रहे चीन से तो निपट लेंगे, आप लोगों से कैसे निपटेंगे? रोहित जी, 2004 से 14 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 24 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा चीन अंदर घुस गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सितंबर 2013 में भाजपा ने एक दल भेज दिया कि भाजपा ने कहा हम सेना पे विश्वास नहीं करते हैं, हम प्रधानमंत्री पे भी विश्वास नहीं करते। भगत सिंह कोश्यारी जी वहां चले गए सीमा पे। ये होती है देश से गद्दारी, जिसको गद्दारी कहते हैं। सेना का मोरल डाउन इससे होता है। तीसरी बात, आपने ये फोटो दिखाई गौरव भाटिया ने, मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूं, चाइनीज एम्बेसडर से गडकरी जी 16 अक्टूबर 2009 को राजनाथ सिंह जी और 2010 को गडकरी जी क्यों मिल रहे थे छुप छुप के, क्या बात कर रहे थे? और मैं मानता हूं गौरव भाटिया को 2009-10 की बातें नहीं पता, क्योंकि उस समय ये सपा में थे। इनको पता नहीं भाजपा में उस समय क्या हो रहा था। उस समय समाजवादी पार्टी की बातें करते थे, इसलिए इनको पता नहीं। गौरव जी, मुझे आपसे नाराजगी नहीं है, क्योंकि ये आपको पता ही नहीं, आप उस समय दूसरे दल में था। और तीसरी बात, रोहित जी, अंतिम वाक्य फिर मैं इनसे बात कर लूंगा। मैं एक अंतिम बात पे बोलूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी हिंदू चीनी भाई कभी नारा नहीं लगा पिछले 50 साल में, पर 6 साल में एक +1 का नारा मोदी जी ने लगाया कि मेरी और शी जिनपिंग की दोस्ती में एक +1 है, +1। वो +1 क्या था? लद्दाख में आपने परमानेंट स्ट्रक्चर बनवा दिए, वो +1 था क्या? गालवान वैली में और पेंगोंग सो लेक में फिंगर 8 तक परमानेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो +1 था क्या? देश आपसे जानना चाहता है। पहले झूठ बोला, कुछ हुआ ही नहीं। अब सैन्य अधिकारी कह रहे हैं कि 2 मई के पहले की स्थिति बहाल की जाए, तो अब मान लिया। अब बोल रहे हैं +1 हमारी दोस्ती है मोदी जी और शी जिनपिंग की, वो +1 क्या है? देश जानना चाहता है वो +1। मतलब जी, यही तो मैंने अशोक जी से पूछा था, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं हो सकते, शायद ध्यान नहीं दिया जो बातें वो बता रहे थे। यही परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं हो, केवल +1 नहीं कहा था मैंने, बाकी बातें तो मैंने यही पूछी थी जो आप बोल रहे हैं अभी। अगर नहीं पूछी हो तो आप बता दीजिएगा। सवाल तो मेरा यही था जो मैंने अशोक जी से पूछा। अब मैं जरा सुशांत सरीन, आज अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट आई है, वो ये कहती है कि गलवान में हमला चीन की सुनियोजित साजिश थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस हमले के बारे में पता था। भारत को सबक सिखाने के लिए यह हमला हुआ। गलवान हमले का चीन का दांव उसे उल्टा पड़ गया। चीन के सैन्य सूत्र खुद मानते हैं कि उनकी जीत नहीं हुई। कांग्रेस बीजेपी को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत की जमीन भी चली गई, चीन भारत में आ भी गया, चीन ने वो प्लॉट कब्जा भी कर लिया और भारत हार भी गया। किसको सच माने? देखिए, ये जो राजनीतिक दंगल है जो जिसको आप रोज करवाते हैं, मैं नहीं कराता सर, ये कर रहे हैं, मैं तो केवल लाके सामने रख देता हूं। रोहित जी, आप भी अपना हिस्सा डालते हैं ना इसमें, वो तो ठीक है, मतलब कि वो ठीक है, बट देखिए मैं तो उसको संजीदगी से लेता नहीं हूं। और मैं ये मानता हूं कि इस तरीके का राजनीतिकरण जो होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के इश्यूज कोई भी पार्टी करे, उसको फायदा होता नहीं है वैसे। और इसके मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं कि जब भी ऐसी स्थिति में, और अभी भी मैं आपको, आप यकीन मानिए कि ये जो स्थिति है बॉर्डर्स पे, ये बात अभी एक लिहाज से सेटल नहीं हुई अभी, और अगर अभी हो भी जाए तो ये एक पेशखेमा है आगे चल के जो शायद एक ज्यादा बड़ी झड़प हमारी होगी, उसका एक
लिहाज से उसकी अर्ली वार्निंग है हमारे पास। तो ये मामला खत्म नहीं हो रहा और जरूरत तो ये है कि अपनी राजनीतिक उठापटक चलती रहेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे आप एक दूसरे की खिंचाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा शायद वो नहीं है, वो भी एक ऐसे समय पर जबकि एक विपदा अभी भी आपके ऊपर है और जंग के बादल मंडरा रहे हैं। मेरे ख्याल इस पर किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बेशक जो आज अनाउंस किया है कि कोई मोडालिटीज डिसाइड हुई है उसके बावजूद। अब दूसरी चीज ये है कि देखिए ये हो नहीं सकता, ये इनकंसीवेबल है कि जो हरकत चीन ने की, क्योंकि वो सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में नहीं, वो सिक्किम में भी हुई है और कुछ बयान देखें तो अरुणाचल में भी कहीं ना कहीं पे ये हरकतें हुई हैं इनकी इस बार। तो इतने लंबे पूरे बॉर्डर पर अगर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं तो ये मान लेना कि एक लोकल लेवल के कमांडर ने ये इनिशिएटिव लेके कुछ करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल ये बात गले से उतरती नहीं है। तो ऑब्वियसली एक संयोजित नीति के तहत ये हुआ। अब वो नीति क्या थी, क्या वो जंग तक जाने की थी या सिर्फ एक लिहाज से टटोलने की थी और जितना कुछ कब्जा कर सकते हो वो करने की थी? तो अगर तो वो जंग तक जाने की थी तो जंग के बादल तो अभी भी हैं, लेकिन अगर वो टटोलने की थी तो मेरे ख्याल वहां पर चीन को कहीं ना कहीं ये पता लग गया है कि यार अब ये बात काबू से बाहर हो जाएगी। इसीलिए अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से कोशिश ये है कि ये बात आगे ना बढ़े, जंग की तरफ ना जाए। वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल हमने जंग को टाला है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उसको सिरे से खत्म नहीं किया। क्योंकि अभी जो हुआ है उससे होना ये है कि भारत का जो चीन के ऊपर संदेह है वो बहुत ज्यादा हो गया है और भारत अब बहुत कुछ ऐसा करेगा ताकि चीन ये हरकत दोबारा से ना कर पाए। ऊपर से जो कुछ भारत करेगा उसका चीन में एक रिएक्शन होगा और मेरी नजर में तो ये दोनों देश जो हैं एक क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें आपका साथ कौन देगा? मैं रशिया के ऊपर, रूस के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा क्योंकि रूस की अपनी मजबूरियां भी हैं और रूस ने 62 में भी हमारा साथ नहीं दिया था। उस समय भी अमेरिका नहीं दिया था क्योंकि उनकी चीन के साथ दुश्मनी थी, जो दुश्मनी दोबारा से उभर करके आ रही है। तो मेरे ख्याल हमारे को थोड़ा सा होश से कदम उठाने पड़ेंगे, सोच समझ के उठाने पड़ेंगे। कल हमारा क्या रिश्ता किसी के साथ था उसका मतलब ये नहीं है कि वही रिश्ता कल दोबारा से बरकरार रहेगा और मेरे ख्याल रूस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करना हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी इस समय। ठीक अशोक जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जिक्र सुशांत जी की बातों में आ गया है। साथ में मेरा एक सवाल और है, मैं दोनों गौरव के पास जाऊं उसके पहले फटाफट आपसे एक कमेंट चाहता हूं इस पर। वो ये कि चीन का अखबार अगर ये लिखता है, जिसको आज अमेरिका ने कह दिया कि ये माउथपीस है सरकार का कब्जा है इनके ऊपर, सरकार ही इसमें लिखवाती है ग्लोबल टाइम्स में जो लिखा जाता है कि हिंदू राष्ट्रवादी सरकार ये जान ले कि चीन को डरा नहीं सकते वो लोग। तो जो बातें यहां भारत में पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, अगर चीनी माउथपीस कर रहा है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है जो चीन अपने को बैकफुट पर पा रहा है इस समय, और जैसे मैंने पहले भी बता रहा था वो अपने को आइसोलेटेड समझ रहा है, परंतु फिर भी वो ये समझता है जो उसके पास अभी इतनी शक्ति आ गई है, उसने इतनी शक्ति अर्जित कर ली है और उसके विरुद्ध खड़े होने वाला कोई भी नहीं है। वो नहीं समझता जो भारत उसकी बराबरी कर सकता है, वो समझता है अगर कोई देश उसकी बराबरी कर सकता है तो वो केवल अमेरिका है। और अमेरिका इस समय एकदम ही अपने घुटनों पर आया हुआ है, क्योंकि उसको एक तो कोविड से वो डील नहीं कर पा रहा है और दूसरा उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और तीसरा वहां पर इलेक्शन होने वाला है, तो इसलिए भी वहां पर स्थिति बहुत ही खराब है। तो अगर अमेरिका वहां से इक्वेशन से निकल जाता है तो भारत और साउथ चाइना सी और हांगकांग और ताइवान और ईस्ट चाइना सी, वहां सब जगह जाकर वो अपना कब्जा कर सकता है। ये उसका समझना था, उसकी मंशा थी। और फिर एक वो सबक सिखाएगा भारत को, जिससे कि जो भी भारत कर रहा है उसके विरुद्ध, चाहे वो उसकी इन्वेस्टमेंट्स को रोक रहा है, उसके ताइवान के साथ ऐसे कर रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव कर रहा है, क्वाड में जा रहा है, अमेरिका के साथ संबंध है, तो उन सब में एक उसको संदेश जाएगा जो आप चीन के विरुद्ध अगर काम करोगे तो चीन का आपको नाराजगी झेलनी पड़ेगी, बड़ी जबरदस्त झेलनी पड़ेगी। परंतु मेरे विचार से देखिए, भारत ने उनको जवाब दिया है। अभी जो आपने कोट किया है CIA की जो रिपोर्ट, आपने इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट की है,
देखिए, उससे बहुत पहले भारत के जो भी एनालिस्ट हैं और आपके भी प्रोग्राम में सभी ने ये कहा होगा, जो ये केवल एक जगह नहीं हुआ, जैसे पहले 2013 में हुआ डेप्सांग वैली में, 2014 में चुमर में, 2017 में, एक एक जगह पर हुआ। ये वाला इस बारी पूरी तरीके से हुआ और कोई 15, 20, 25 लोग नहीं आए, हजारों की तादाद में आए और बड़े बड़े इक्विपमेंट, आर्टिलरी, टैंक्स वगैरह लेकर आए। तो ये बिल्कुल ऊपर से ही इसका वो ऑर्डर्स दिए गए थे। और जैसे हमारे विदेश मंत्री ने अपने प्रोटेस्ट नोट में बताया 17 तारीख को वांग यी को, ये आपका प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान था जी। आपने स्टेटस को बदलने का प्रयास किया है और हमारी मांग है जो स्टेटस को एंटी आप रिस्टोर करिए। मेरे विचार से हम उसी पर अड़े रहेंगे, उसी पर काम करते रहेंगे। गौरव भाटिया, समय खत्म हो रहा है, हालांकि बहुत छोटा सा एक लास्ट कमेंट आखिरी, उसके बाद गौरव वल्लभ 30 सेकंड केवल। देखिए, एक सकारात्मक बात से अंत करना चाहूंगा। अगर कोई प्रश्न होता है, और मैं विपक्ष नहीं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी का, तो ऑल पार्टी मीटिंग में ये फिंगर 4 फिंगर 8 पूछना चाहिए था। और अगर संतुष्ट नहीं थे, सोनिया गांधी को बाहर निकल के कहना चाहिए था हम संतुष्ट नहीं है। ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट तो जवाहरलाल नेहरू जी के समय में भारत को मिल रही थी, तब उनका चीन प्रेम था कि उन्होंने कहा कि हम जो है नहीं लेना चाहते, पहले चीन को दो। आज जरूरत यह है कि देश के साथ खड़े रहे। पार्लियामेंट में गले लगाने का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री और सेना के साथ। 30 सेकंड। ये रोल रिवर्सल होता है क्या? जो सरकार में होता है वो कहता कुछ नहीं हुआ, जो विपक्ष में होता है वो कहता नहीं तुम्हारा तो सब चला गया, जैसे आप इनका याद दिला रहे हैं। रोहित जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि सोनिया जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में पूछा था कि कितनी जमीन अंदर आ गई। प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला और उसके दिन अपने ही झूठ को बोला और माना भी कि मैंने झूठ बोला। और अशोक जी ने बात कही, उसी वाक्य से एंड करना चाहूंगा। अशोक जी ने कहा कि आज ये स्थिति इसलिए आ गई क्योंकि डोकलाम में परमानेंट स्ट्रक्चर बन गए और हम लोग चुप थे। आज फिंगर 8 पे परमानेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हम लोग चुप है। जहां तक हम पेट्रोलिंग किया। समय खत्म हो गया गौरव वल्लभ जी, माफी चाहता हूं, कमेंट पूरा ले नहीं पाए उसके लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, आखिरी बड़ा पर दंगल होगा, आप देखते रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।